जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में विद गुलशन राठौर। और मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी दोस्तों। तो आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आज हम बात करेंगे दोस्तों वृक्ष आवास तथा खेती के बारे में, जो कि NCERT फैक्ट्स से हमने लिया है। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददफुल होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मास्टर रिवीजन क्लास सीटेट 2022 EVS NCERT फैक्ट्स। दोस्तों इसके पहले हमने पशु पक्षियों के बारे में, जो NCERT से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हमने उस पर चर्चा कर लिया है। अब आज हम बात करते हैं वृक्ष आवास तथा खेती, इसके बारे में। आइए देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें खेजड़ी वृक्ष, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खेजड़ी वृक्ष। अगर हम इसकी बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष की, तो खेजड़ी वृक्ष को दोस्तों अंग्रेजी में बोला जाता है, अगर इंग्लिश की हम इसकी बात करें तो प्रोसोपिया इसको बोला जाता है। प्रोसोपिस सिनोरिया। इंग्लिश में इसका नाम है प्रोसोपिस, ये पिश सिनोरिया के नाम से इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। और ये अगर हम बात करें अपने भारत में, ये राजस्थान, ये वृक्ष जो है ये वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है। अब अगर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखिए यहाँ पे 12 सितंबर 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान को पता है रेगिस्तान है, राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं सहित स्वयं का बलिदान कर दिया था। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि खेजड़ी वृक्ष और खेजड़ी विलेज क्यों इतना प्रसिद्ध है, यही कारण है कि खेजड़ी गांव में एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता है जिसको हम खेजड़ी वृक्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर इसके बारे में और भी चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फिर हम देखते हैं, भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किया। तो दोस्तों ये तब की बात है, 12 सितंबर 1731 की बात है दोस्तों। यानी कि हम कह रहे हैं भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट तब बनी, ये जो है 1947 में देश आज़ाद होने के बाद, इसके बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो है बहुत मल्टीपर्पज़ वृक्ष है, पेड़ है। अगर हम बात करते हैं, इसकी छाल दवा के काम में लाई जाती है, यानी कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी छाल का प्रयोग हम दवा के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इनकी फलियां का प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है, यानी कि जो उसकी फलियां होती हैं उसको वहाँ के लोग सब्जी बना करके उसको खाते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो खेजड़ी गांव के बुज़ुर्ग थे, अगर हम बात करते हैं खेजड़ी गांव के बुज़ुर्ग जो थे, वो एक उनका स्टेटमेंट आता है, आप देख पा रहे हैं, पेड़ तथा जानवर हमारे बगैर रह सकते हैं मगर हम उनके बिना नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति से प्रदत्त है, पेड़ पौधे जानवर, वो हमारे बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे जानवर हमारे बगैर रह सकते हैं मगर हम उनके बिना नहीं, ये कहाँ के लोगों ने कहा है? तो सीधी सी बात है, ये राजस्थान जोधपुर के खेजड़ी विलेज के रहने वाले जो बिश्नोई लोग रहते हैं उनके बुज़ुर्गों ने कहा है दोस्तों। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जो खेजड़ी वृक्ष है वहाँ उस वृक्ष के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिलाओं के साथ आत्म बलिदान क्यों दिया, खुद को मृत्यु के घाट क्यों उतारा, इसके बारे में थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वहाँ पे राजस्थान के जोधपुर में उस समय उदय सिंह
महाराजा उदय सिंह का शासन था। तो दोस्तों वही जो है इन वृक्षों को कटवाने के लिए अपने मंत्री गिरधारी को भेजा, जो उनके किले से लगभग 24 किलोमीटर दूर था, खेजड़ी गांव। जब उनके मंत्री वहाँ पे आए अपने सिपाहियों के साथ में, तो सबसे पहले जो अमृता देवी बिश्नोई थी, उनके घर के सामने जो पेड़ था उस पर कुल्हाड़ी चलाने लगे। तो अमृता देवी बिश्नोई बाहर निकली और उन्होंने रोका। उन्होंने अपने देवी देवताओं का हवाला दिया कि आप इसको नहीं काट सकते हैं, यह हमारे पूर्वजों की देन है, या हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। तो दोस्तों उन्होंने कहा, अमृता देवी बिश्नोई ने ये कहा कि उस खेजड़ी वृक्ष को मतलब ऐसे पकड़ के दोस्तों चिपक गई उस पेड़ से। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें उसके बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमारा सर भी कट जाए पेड़ को बचाने में तो भी यह सस्ता सौदा है। तो इसी तरीके से दोस्तों वह उस गांव के आसपास के लगभग 84 गांव की महिलाओं ने 363 महिलाओं समेत वहां पे अपना पेड़ बचाने के लिए अपने आप को मौत की घाट उतार दिया। हाँ, एक चीज़ और ये है दोस्तों कि अमृता देवी बिश्नोई की 3 पुत्रियां भी अपने माँ के बलिदान देने पे उन्होंने भी अपना जान समर्पण कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आज भी वो चर्चा में हैं। उनके लिए उनके नाम पे इतनी बड़ी जो है पुरस्कार और योजनाएं, ये पुरस्कार दे दिया गया। वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई क्योंकि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम की। इसके बाद हम दोस्तों आज चर्चा करते हैं हमारा दूसरा जो वृक्ष की बात हम करते हैं, बरगद का वृक्ष होता है, जिसको बनियान ट्री बोलते हैं। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक है जो बरगद का वृक्ष होता है, वह सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक होता है। बरगद को सहारा देने वाली जड़ें, आपको पता है कि जो बरगद के पेड़ होते हैं उनसे जो इस तरीके से जड़ें निकलती हैं वो इस वृक्ष को सहारा देती हैं। ये आकर के फिर से एक बार ज़मीन के अंदर घुस जाती हैं, ये जो जड़ें होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बरगद की जड़ें निकलती हैं उनको सहारा देने के लिए होती हैं, किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब हमको यही ऑप्शन चूज करना है कि जो जड़ें होती हैं वह वृक्ष को सहारा देती हैं, वृक्ष को सहारा देती हैं। इसके बाद हम इसके जीवन काल की बात करते हैं कि यह कितने दिनों तक इसका जो जीवन काल होता है बरगद के वृक्ष का, ये बरगद का वृक्ष, इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग होता है 1000 वर्ष। वहाँ पे शायद दिखाई ना दे रहा होगा, मैं बता दें यहाँ पे इसका जो जीवन काल होता है वह होता है 1000 वर्ष। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके सामने इधर रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक होता क्या है दोस्तों? अगर हम इसकी बात करते हैं तो रेगिस्तानी ओक जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो पाया जाने वाला स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया है। रेगिस्तानी ओक के बारे में देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक की जड़ें उसकी तने का 30 गुना लंबी होती हैं। देख रहे हैं आप, जो रेगिस्तानी ओक का तना होता है वह उसकी 30 गुना लंबी होती हैं जड़ें। यह 300 फीट गहराई तक जड़ें जाती हैं, जिससे इसके तनों में, यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा, जिससे इसके तनों में पानी इकट्ठा होता है, इसके तनों में पानी इकट्ठा हुआ रहता है। यानी कि जब अगर उसके तन की लंबाई, पेड़ के तनों की जो लंबाई है अगर वह 10 फीट है तो आप समझ लीजिए इसमें हम 30 से गुणा कराएंगे तो ये लगभग 300 फीट तक जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं कि देखिए अब रेगिस्तानी ओक की जड़ें उसके तने का 30 गुना लंबी 300 फीट गहराई तक जड़ें जाती हैं, जिससे इसके तनों में पानी इकट्ठा हुआ रहता है। ज़रूरत पड़ने पर इसकी तनों में पतली पाइप डालकर पानी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब आपको पूरी तरीके से पता है कि यह डिज़र्ट में पाए जाने वाले होते हैं, रेगिस्तान जहाँ पे पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे यह एक प्रकृति का वरदान के रूप में है, जिससे जब पानी की ज़रूरत होती है तो उसमें एक पतली पाइप उसके तने में डाल करके, तना ही होता है, इसमें छेद करके पतली पाइप डाल करके पानी को प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगर देखिए इसकी लंबाई की बात हो रही है, इसकी लंबाई 10 फीट होती है। फिर हम दोस्तों बात करते हैं इसी में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पौधा ही है,
कीटाहारी पौधा। दोस्तों इंसानों के साथ, जानवरों के साथ में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भी मांसाहारी होते हैं और वो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक बात करें तो कीटाहारी पौधा के बारे में अगर इसकी बात हम करते हैं, कीटाहारी पौधा अगर विश्व स्तर पर पूछ ले तो वह इंडोनेशिया में पाया जाता है, और अगर भारत में पूछे, अपने भारत में अगर पूछे तो वह मेघालय में पाया जाता है, जिसका नाम है घटपर्णी पौधा। उस पौधे का नाम घटपर्णी पौधा है। इसको नेफेंथीस और पिचर प्लांट भी कहा जाता है, घटपर्णी पौधे को। इसके बाद इसके बारे में और हम अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे और दिया गया है, द्विदलीय वर्ग नेफेंथीस कुल का कीटभक्षी पौधा है। यह एक कीटभक्षी पौधा है, यानी कि ये छोटे छोटे जानवरों को खा लेता है। द्विदलीय का मतलब जिस अगर हम इसकी बनावट को देखें तो इस तरीके से दो दलों में विभक्त होता है। इसके बाद इसका मुख इस तरीके से खुला रहेगा, जब कोई कीट इंसेक्ट अंदर आ जाएगा तो इसका मुख अपने आप ही बंद हो जाएगा, फिर इससे भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है घटपर्णी पौधा। अब अगर हम बात करते हैं सूखे पत्तों से चित्र, तो यह भी एक अजूबा ही है। सूखे पत्तों से चित्र बनाना, ये महोदय हैं विष्णु चिंचालकर, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जो सूखे पत्ते होते हैं, चाहे वो पीपल के हों, आम के हों, जो भी बड़े पौधे पत्ते होते हैं, वो सूखे पत्तों को उसमें वो डिज़ाइन देते हैं, कार्टून बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। इसके बाद ये आगे हम चलते हैं, मधुबनी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला क्या है। अगर हम मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं दोस्तों, बिहार के मधुबनी ज़िले, यानी कि यह स्टेट बिहार, और हम ज़िले की बात करें, मधुबनी ज़िले में सैफली से संबंधित है ये मधुबनी चित्रकला। अगर इसकी विशेषता हम समझें तो चावल के घोल में रंग, देखिए रंग, हल्दी, नील मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधों का चित्र पक्षी तथा मछली के साथ बनाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चावल का पाउडर, चावल का घोल होता है, जिसकी हम रोटी भी खाते हैं, उसको आटे के रूप में परिवर्तित करके, तो वो चावल के घोल को उसमें जो है नील, हल्दी रंग मिला करके उसमें वह चित्रों का निर्माण करते हैं। इंसानों, जानवरों, पशुओं, पक्षियों और मछलियों का चित्र बनाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं घरों के प्रकार के बारे में। आप देख लीजिए, जो लोगों का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के थ्रू सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं, हम घरों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ हाउसेस। यहाँ पे आप देखिए असम के मकान। असम के मकान, अगर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो जो असम के मकान बने होते हैं वह ज़मीन से लगभग 10 फीट से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। ज़मीन से लगभग 10 फीट से 12 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं तथा अंदर बाहर दोनों तरफ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो असम के मकान हैं, वहाँ के जो मकान होते हैं वह 10 से 12 फीट मोटे मोटे ऊंचाई पे जो खंभे बांस होते हैं उन पे बने होते हैं। नीचे से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। उनके घरों की जो स्थिति होती है वह लगभग ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं, और नीचे जो खंभों, पिलर का जो प्रयोग किया जाता है उसमें मजबूत बांस और लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मनाली के मकान। दूसरा वाला हमारा है मनाली का मकान। इसके बारे में देख लेते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, ये तो सबको पता है, उत्तराखंड में मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश तथा बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली के मकान पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा। और अगर कहीं पूछ लिया कि किस जगह के मकान ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बने होते हैं, तो हाँ, आपका आंसर होगा असम के मकान। कहीं ये पूछ लिया कि पत्थर तथा लकड़ी के प्रयोग से बनने वाले मकान कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, हालांकि वहाँ का एक क्लू ज़रूर दिया रहेगा, ये बता देगा या तो वहाँ पे बारिश होती है, बारिश और बर्फ़ दोनों के साथ में इनको जोड़ेगा, पत्थर और लकड़ी से बने रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनाली के मकान में। मनाली के मकान में पत्थर तथा लकड़ी का प्रयोग होता है। अगला हमारा है लेह के मकान। आपको पता है बहुत ही बर्फीली जगह है लेह। यह भी
इसकी बात अगर हम करते हैं, निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है, यानी कि जो घर होता है, घर का जो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, अगर ये हम नीचे वाला ही हमारा फ्लोर हो गया तो इसके यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेह के जो मकान बनते हैं उनमें निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, ये हमको यही हमारा जो है नोटेड पॉइंट होना चाहिए, इतना कि निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है तो ऐसे मकान लेह में बनाए जाते हैं। तथा छत को मजबूत करने के लिए मजबूत लकड़ी के तनों का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे भी लकड़ी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी लकड़ी का, लेकिन हम कैसे अंतर कर पाएंगे, निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। अगर ऐसी बात आ जाए तो हमारा लेह आंसर होगा, लेह के मकान में निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। अब उसका एक टॉपिक इधर है, लेह में मकान की छत पर घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी कि जो लेह स्थान है, जो वहाँ पे मकान का जो छत होता है, आपको पता होता है ठंडियों में हम धूप सेकने जाते हैं छतों पर, तो जो छत होता है वह उस लेह के मकान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मियों में फल तथा सब्जियाँ सुखा ली जाती हैं, क्योंकि ठंडी में ये नहीं मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गर्मी में होने वाले फल तथा सब्जी होते हैं उनको वह छत पे ले जाके सुखा लेते हैं, फिर उसको रख देते हैं, ठंडी में वो काम करते हैं, मतलब उनका उपयोग वो ठंडी में करते हैं। क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि सीजन वाइज फल या सब्जियां होती हैं कि वो 12 महीने नहीं फलती हैं। अगर वो गर्मी में पैदा हुई हैं, पैदावारी उनकी गर्मी में हुई है, तो उसको सुखा लेते हैं छत पे, फिर वो रख देते हैं, इसके बाद वो ठंडी में उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें फिर ठंडी में नहीं उगती हैं। इसलिए वहाँ पे घरों में छत को जो है महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है लेह के मकान में। अगला हमारा है राजस्थान के मकान। इसकी बात हम करते हैं, राजस्थान रेगिस्तानी इलाका, आपको पता है। राजस्थान के मकान की अगर हम बात करते हैं तो घरों को बहुत मोटी, यानी कि घरों की जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर जो राजस्थान में है। राजस्थान रेगिस्तान है, ये पता है, वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है पूरे भारत में, और इसीलिए वहाँ पे घरों की जो दीवारें होती हैं वह मोटी दीवारें होती हैं। मोटी दीवारें होती इसलिए क्योंकि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वह मोटी दीवारें उनको ज़्यादा गर्मी से बचाती हैं। इसके बाद दूसरा हमारा, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, सुंदर बनाते हैं। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है, और उनका जो छत होता है वो कटीली झाड़ियों से बना होता है।